प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जुलाई को अपनी कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। खबर आ रही है कि इस बार 15 से 20 नए चेहरे केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। कुछ पुराने चेहरों के अतिरिक्त प्रभाव भी उनसे लिए जाएंगे। इसके साथ ही इससे पहले आज कई राज्यपालों के फेरबदल की खबर सामने आई और कुछ नए लोगों को राज्यपाल पद का दायित्व भी सौंपा गया है। क्या कुछ इसके मायने हैं, क्या कुछ जो कवायद दिन भर चली, इसको लेकर क्या सामने आएगा, इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी ग्रुप के संपादक अकुश श्रीवास्तव जी हैं। सर, स्वागत है आपका। शुक्रिया। सर, पिछले कुछ दिनों से लगातार बैठकें चल रही थी और लगभग माना जा रहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, नए चेहरों को जगह मिलेगी और कुछ पुराने चेहरे भी हटाए जा सकते हैं। क्या लगता है सर आपको, क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? देखिए, नरेंद्र मोदी ने जब 2 साल पहले शपथ ली थी, उसके बाद से कोई फेरबदल नहीं किया है। और उस बीच में कुछ सदस्यों का निधन हुआ तो और भी संकट गहरा गया है। फिलहाल की स्थिति ये है कि 58 जो सदस्य हुआ करते थे उनके मंत्रिपरिषद में, मैं परिषद का इस्तेमाल कर रहा हूँ शब्द का, मंत्रिपरिषद का मतलब बताने के लिए बता रहा हूँ कि जो राज्य मंत्री और उप मंत्री वगैरह, क्योंकि उप मंत्री है नहीं, राज्य मंत्रियों का भी नाम उसमें आ जाते हैं। और मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट के लोग होते हैं, जो कैबिनेट के मंत्री होते हैं। खैर, तो मंत्रिपरिषद में 58 थे और आज की तारीख में वो 53 मंत्री ही है। और जबकि जो हाँ, हमारे राज्यसभा और लोकसभा का मिला करके 15% किया जाए तो 81 सदस्य हो सकते हैं। लेकिन तब प्रधानमंत्री का नारा जो था कि मिनिमम, कम से कम लोग और अधिक से अधिक कामकाज। लेकिन मुझे लगता है कि अब की स्थिति में, क्योंकि मंत्रालयों का बोझ इतना ज्यादा होता है और सब लोग उसको काम को संभालना मुश्किल होता है, एक एक मंत्रालय बहुत बहुत बड़े होते हैं, तो इसलिए अब उन्होंने जरूरत समझी। और खास तौर से अब जब कोविड काल का दूसरा दौर खत्म होने को है या हो रहा है, तो बहुत जरूरी समझा जा रहा है कि जिम्मेदारियां लोग ज्यादा से ज्यादा लें, ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ करके काम करें। तो इस लिहाज से माना जा रहा है कि 1 दर्जन से 1.5 दर्जन के बीच में नए सदस्यों को शपथ दिलाई जा सकती, काम बांटा जा सकता है। और काम बांटना इसलिए भी जरूरी है, आप ये देखिए, एक राजनीतिक मजबूरियां हैं, क्योंकि अभी 3 साल बाद अब फिर से चुनाव का एक बोझ दिमाग में आने वाला है। और दूसरा ये कि 2022 जो सन होगा उसमें 7 राज्यों में चुनाव होने हैं। और जो 7 राज्यों में जिनमें चुनाव होने हैं उसमें उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, पंजाब आदि आदि हैं। वो बहुत महत्वपूर्ण राज्य हैं ये सब राज्य। उत्तर प्रदेश तो खास तौर से, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो भी रिजल्ट होगा उसका असर 2024 पे पड़ेगा, उत्तर प्रदेश पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा। पिछली बार बहुत बड़ी चुनौती मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने योगी के सामने रख दी थी, जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, कि वो क्या उसको दोहरा पाएंगे, 325 सदस्य ला पाएंगे, जो आसान काम नहीं है। अब अगर ला नहीं पाएंगे या उससे थोड़ा कम ज्यादा होगा तो ठीक होगा, लेकिन सरकार बचा पाएंगे, जो बहुत मुश्किल, जो एक चुनौती भरा काम है। और योगी ये विश्वास दिलाते रहे कि हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा, कितना होगा, कहां तक होगा, ये एक बहुत बड़ी चुनौती। क्योंकि इस बीच में पहले उत्तर प्रदेश को लेकर के बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं, जातिगत समीकरण को लेकर के उठाए गए हैं। तो वो सब भी ठीक करना होगा, केंद्र में भी ठीक करना होगा, मैसेज भी देना होगा कि हम बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। और खास तौर से इस बीच में जो पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में जो नए लोग आए हैं उनको कैसे एडजस्ट किया जाए, जातिगत समीकरण कैसे सही किए जाए, सामाजिक संतुलन कैसे सही किया जाए, इस सब पर बहुत मशक्कत पिछले 15-20 दिन से चल रही है। प्रधानमंत्री, मुझे याद नहीं पड़ता कि प्रधानमंत्री इस तरीके से पिछले 40 सालों में एक मंत्री परिषद को लेकर के इतनी मशक्कत की जाती रही हो। 15-20 दिन से लगातार वो बैठकें चल रही है, चाहे वो अमित शाह के साथ में हो, गृह मंत्री हैं उनके साथ में हो, या पार्टी के नेताओं के साथ में हो। तो ये अच्छी बात भी है कि मशक्कत की जा रही है, लेकिन कहां तक और कब कितना होगा ये तो प्रधानमंत्री जाने, क्योंकि ये उनका विशेषाधिकार है। खबर आनी थी मंत्री परिषद में बदलाव की, लेकिन उससे पहले खबर आई राज्यपालों को लेकर। राष्ट्रपति भवन से एक ऑर्डर आता है और कई सारे नए चेहरे, नए लोगों को कमान सौंपी जाती है राज्यपाल की, कुछ की छुट्टी भी की जाती है।
इन सब में काफी जो नाम है वो थावर चंद गहलोत का है। उन्हें कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है। ये कहा जा रहा है कि वो कैबिनेट में शामिल हो सकते थे, लेकिन जिस तरह से उनको एक दूसरा दायित्व दिया गया है, तो कहीं ना कहीं, हालांकि ये संवैधानिक पद होता है राज्यपाल का, ऐसे में क्या माना जाए सर, कुछ लोगों को पहले ही देखिए, सिलेक्ट कर दिया गया है या एडजस्ट कर दिया गया है? जहां तक थावरचंद गहलोत का मामला था, उनकी जी। उम्र को देखते हुए और उनके स्वास्थ्य को देखते हुए, क्योंकि जिस समुदाय से आते हैं, अनुसूचित जनजाति के समुदाय से, जाति के समुदाय से, और काम भी उनका कोई जी। बहुत ऐसा नहीं था, तो इस लिहाज से उनको एक जगह दे दी गई। लेकिन उसके पहले अगर मैं बात करना चाहूंगा तो वो बातचीत ये होगी कि जो राज्य हैं जहां बहुत बड़ी चुनौती है, जैसे मैंने पहले भी आपको संकेत दिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया आए भारतीय जनता पार्टी में। पिछले काफी दिनों से वो इंतजार कर रहे हैं कि अब उनको जगह मिलेगी, अब मिलेगी, और उन्होंने जिस तरीके से सेंध डाली थी कांग्रेस में, उसका उन्हें इनाम मिलना ही मिलना है, और लगभग तय। तो एक नाम वो बहुत तय है जिनको होना है। और भी वहां उत्तर का आपने प्रदेश दर्शन में भी कर देखा जाए सकते तो हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को एक सत्ता का बड़ा हिस्सा देना है, अनुसूचित जाति के लोगों को, अनुसूचित जाति नहीं, दलित के लोगों को बड़ा सत्ता देना है, हिस्सा देना है, पिछड़े वर्ग को देना है। तो ये एक सत्ता संतुलन के जरूरी है। बिहार में यही प्रक्रिया अपनाई जानी, क्योंकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी ऊपर है, उसका ज्यादा प्रभाव है, तो वो नीतीश कुमार के साथ में कुछ लोगों को जोड़ेगी, और खासतौर से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से भी एक आध सदस्यों को लिया जा सकता है, जिसमें एक आरसीपी सिंह जो उनके अध्यक्ष हैं, उनका नाम है। मध्य प्रदेश है, वहां पे भी कोई हंगामा ना मचने पाए, इसलिए वहां पर भी कुछ लोगों को शांत किया जा सकता है, और कुछ अच्छे लोग भी हैं वहां। राकेश सिंह ऐसे लोग हैं सिंधिया के अलावा, जिनको मंत्रिपरिषद दिया का रूप दिए में शामिल किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश से अनुप्रिया पटेल हैं, जिनके बारे में अक्सर हम लोग चर्चा करते रहते हैं। एक जो संदेह की स्थिति जिसपे हम, मुझे लगता है कि संदेह है, वो एलजेपी क्योंकि टूट गई है, और एलजेपी में कुछ पारसनाथ अपने 5 सांसदों के साथ में आ गए हैं। जेडीयू का दबाव है कि पारसनाथ को दिया जाए, एक उनको मंत्रिपरिषद में शामिल किया जाए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भविष्य की गणित को ध्यान में रखते हुए चिराग पासवान को एकदम से छोड़ना नहीं चाहेगी। खासतौर से चिराग पासवान जिस वर्ग से आते हैं और जो उनका 6% वोट बैंक है, वो उन्हीं के साथ है। और अभी जब कल से उन्होंने यात्रा शुरू की है, अपनी आशीर्वाद यात्रा, उसका भी असर देखने को मिलेगा। तो ये संभावना है कि अभी जो एलजेपी का ग्रुप है उसको किनारे रख दिया जाए, वेट एंड वॉच की स्थिति रखी जाए। जो सहयोगी दल है और भी हैं, अन्ना द्रमुक हैं वगैरह, उनको भी है। तो अभी अगर आप देखिए, रामदास अठवले को छोड़ करके कोई सहयोगी दल का जो वो भी राज्य मंत्री है उसके सदस्य नहीं, तो उनको जोड़ने की होगी। और खासतौर से तब जब आपके बड़े सहयोगी दल शिवसेना और अन्ना द्रमुक जो है, शिवसेना और अकाली दल आपसे अलग हो चुके हैं। तो ये सब मशक्कत है, ये आसान काम नहीं है जिस पर काम किया जाना है। अब जहां तक बात आई राज्यपालों की, तो राज्यपालों की सूची अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसको किया जा रहा है और किसको नहीं किया जा रहा है। कि उसमें थावरचंद गहलोत का तो है ही। इस 8 नए राज्यपाल बनाए गए हैं, और 8 में तो नए राज्यपाल के 4 नए राज्यपाल बनाए गए और 4 का ट्रांसफर किया गया है। तो जो फेरबदल किया गया है, तो फेरबदल जो हुआ है वो तो एक है ही। जैसे थावरचंद गहलोत को जो है कर्नाटक का बना दिया गया है। उसके अलावा हरिबाबू कंबापति हैं, जिनको मिजोरम का बनाया गया है। मगन बाबू छगन भाई पटेल हैं, जिनको मध्य प्रदेश का बना दिया है। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं, जो हिमाचल प्रदेश के बनाए थे। इसके अलावा और लोगों को ट्रांसफर किया, बंगारू दत्तात्रेय को हिमाचल से हटा के हरियाणा कर दिया गया। तो 8 जिन लोगों को किया गया है वो एक अलग मामला है, और उन सभी को में ध्यान रखा गया। ये पहली बार था एक इतनी थोक मात्रा में राज्यपाल बनाए गए, वो भी बीच में 8 लोग बनाए गए हैं। और ये सभी एक अनुसूचित जनजाति, अल्प पिछड़े वर्ग,
जाट, 3-3 जाट इसमें बनाए गए, तो किसानों को देखते हुए 3 जाट बनाए गए हैं, मतलब हैं उसमें राज्यपालों के नामों में। तो 2 अल्पसंख्यक ऑलरेडी अभी है ही, नजमा हेपतुल्ला और आरिफ मोहम्मद खान जो केरल के हैं, नजमा है, तो इन सबको एक तरीके से पार्टी जोड़ करके रखने का काम करे, जो बड़ा मशक्कत का काम था। मुझे लगता है ये बड़ा काम था। हाँ जी, बैलेंस करना एक बड़ी चुनौती थी पार्टी के सामने। एक सवाल, बहुत छोटा सा आपसे रिएक्शन चाहेंगे। आपने कुछ नाम बताए कि ये दौड़ में शामिल हो सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि नारायण राणे को भी दिल्ली बुलाया गया है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा नाम है। असम से जो पूर्व सीएम थे सर्बानंद सोनोवाल, उनको सर्बानंद भी दिल्ली बुलाया सोनोवाल है, नारायण राणे गया। है, ये सब आएंगे, क्योंकि सर्बानंद वरुण सोनोवाल गांधी को वो भी। हैं जिन्होंने, हाँ बिल्कुल ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल वो हैं जिन्होंने असम में आपको सत्ता दिलाई है, उनके नेतृत्व में सत्ता। हेमंत विश्वा शर्मा को दे दी गई है, लेकिन एक बड़े रणनीति के तहत दी गई, तो सर्बानंद सोनोवाल को लाया जाएगा। आपको बिहार से सुशील मोदी को लाया जाना है, और लोग भी इसी तरीके से आए। अनुप्रिया पटेल है, यूपी से ही लाई जानी है, जो सहयोगी दल के तौर पर होंगी। तो बहुत सारे नाम है, उन नामों पहले से हवा में वो चल रहे हैं। उन नामों से ज्यादा जो मुझे लगता है रोचक ये होगा देखना कि क्या नरेंद्र मोदी इस बार ऐसे भी कदम उठा सकते हैं जैसे उन्होंने मुख्यमंत्रियों को देखते हुए उठाए हैं, जो मुख्यमंत्री के हटाने का सिलसिला भारतीय जनता पार्टी की परंपरा में नहीं है। उत्तराखंड में जैसे हटाया गया, फिर उसके बाद बदला गया, तकनीकी कारण एक हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा एक मैसेज देना है काम को लेकर। तो क्या मंत्री परिषद में जो मोदी के मंत्री परिषद है उसमें हो सकती है, उसमें छटनी हो सकती है, ये शब्द अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर लोग हटाए जाते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और इसका इसलिए भी महत्वपूर्ण होगा कि ये मैसेज देने की कोशिश होगी कि अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको हटाया जाएगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तमाम चर्चा की और ये भी बताया कि कौन सा नाम आखिर क्यों महत्वपूर्ण है, भले ही वो चुनाव वाले राज्य की दृष्टि से हो या फिर उनकी काबिलियत के आधार पर हो। मैं एक चीज और आपको, एक चीज और बताऊं मैं आपको, ये मंत्रिपरिषद विस्तार इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकतर जो अभी मंत्री काम कर रहे हैं, जो 53 मंत्री काम कर रहे हैं, इसमें कई तो ऐसे हैं जिनके पास 6 मंत्रालय हैं। 4 मंत्रालय वाले हमारे पीयूष गोयल हैं, और इस नरेंद्र सिंह तोमर देख लीजिए, तो नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल तो इतने भारी भरकम मंत्रालय लिए हैं कि अगर पूरा बजट देश का देखा जाए तो 20% बजट तो सिर्फ इन 2 आदमियों के हिस्से में है। अगर आप तोमर जी को देखेंगे तो उनके पास कृषि मंत्रालय से लेकर के और भी मंत्रालय हैं, ग्रामीण मंत्रालय है। उसी तरीके से पीयूष गोयल के पास भी 4 मंत्रालय हैं, उद्योग है, रेलवे है, कंज्यूमर, रामविलास पासवान जी की जब डेथ हुई तो उसके बाद उनके मंत्रालय उनको सब मिल गए, तो वो बहुत महत्वपूर्ण, तो अतिरिक्त प्रभार दिया गया। तो वो इन सभी लोगों का बोझ कम करना होगा ताकि वो केंद्रित अपने आप को कर सके बहुत बड़े मंत्रालयों में। उसी तरीके से रविशंकर प्रसाद है, उनके पास 4 मैंत्रालय हैं। तो ये बहुत रोचक भी है और महत्वपूर्ण भी है, और साथ में ये भी बताने की कोशिश होगी कि आप को एक खुला मैदान मिलेगा ताकि आप ठीक से अपनी जगह पर काम कर सकें। सर बहुत बहुत शुक्रिया। कई बड़े नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं और लगभग ये माना जा रहा है कि इनका नाम इस लिस्ट में शामिल हो सकता है। हालांकि देखना होगा कि क्या वाकई इन्हें कमान मिलती है, और जिस तरह की उम्मीद पार्टी इनसे लगाती है मंत्री परिषद में पद देने के बाद, क्या वाकई वो उन उम्मीदों पर खरा भी उतर पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। शुक्रिया।